अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये हमारा सेशन नंबर 8 है और ये लास्ट सेशन है। इससे पहले हम 7 सेशन जो है वो कवर कर चुके हैं और इसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को कवर किया है। अगर आप सिर्फ उन सेशंस को ही देख लें या उनकी पीपीटीज़ को ही देख लेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो जाएँगे। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही मुश्किल जॉब है। इसमें या तो आप अगर प्रोजेक्ट स्मूथली रन हो रहा है तो शायद आप डेली बेसिस पे काम करेंगे, मसलन आप डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलिंग करेंगे, रोज़ के जो वेरिएशंस आ रहे हैं, क्लेम्स आ रहे हैं, उनको देख रहे होंगे। लेकिन इसमें अचानक से कोई ना कोई केस बन के आ जाता है ना, तो फिर आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बंदा नहीं होता। सही है। और अगर आपने वो केस सही से सॉल्व नहीं किया या उसको हैंडल नहीं किया तो आप ज़्यादा बुरा आदमी भी कोई नहीं होता। तो इसमें वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू से डॉक्यूमेंटेशन को सही से अरेंज करके रखेंगे, तमाम चीज़ों की जो है वो प्रॉपर फाइलिंग करेंगे, अगर कोई सॉफ्ट कॉपी है उसको अच्छे से अरेंज और ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी और आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि उसके प्रोजेक्ट में क्या-क्या रिस्क होते हैं। तो ये तो हम इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो भाई आज का जो टॉपिक है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले इट अंडरस्टैंड्स की रिस्क इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा, लर्न हाउ टू मैनेज एंड रिस्क एलोकेशन। तीसरा, एक्सप्लोर द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मिटिगेशन। चौथा, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यूज इन कंस्ट्रक्शन। और फिफ्थ, अप्लाई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिस्क किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। सही है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उसके अंदर आम तौर पे स्टेक होल्डर्स के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो मेंशन होती हैं। क्लाइंट ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है, इंजीनियर ने क्या करना है। सही है। तो ये सब रिस्क एलोकेशंस हैं। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है कि रिस्क को बैलेंस आउट करना है, यानी हर पार्टी को कुछ ना कुछ रिस्क दे दिए गए हैं कि आप इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर अच्छे से फुलफिल करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट स्मूथली रन होगा। सही है। तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पता हो कि यार जो रिस्क अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे है तो वो कौन कौन से रिस्क हैं और हमने उसको किस तरह हैंडल करना है। और अगर वो किसी दूसरी पार्टी के हैं तो हमने उसको कैसे नोटिफाई करना है कि आपका ये रिस्क है, आपने इसको इस तरह हैंडल करना है या आपने उसको इस तरह फुलफिल नहीं किया। सही है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंश्योरेंसेस का क्या नाम होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंसेस मेंशन होती हैं। डिपेंड करता है किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जनरली क्योंकि हमारे यहाँ यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी इंश्योरेंसेस मेंशन होती हैं। उसमें से कुछ इंश्योरेंसेस कॉन्ट्रैक्टर अरेंज करता है, कुछ इंश्योरेंसेस क्लाइंट अरेंज करते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी तरह की और किस टाइप की इंश्योरेंसेस होती हैं। फिर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन में रिस्क क्या होते हैं? सही है। तो अ रिस्क इज एन एनी इवेंट दैट में नेगेटिवली अफेक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। इट कैन इम्पैक्ट टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेफ्टी। इट कैन रिस्क कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, असेस्ड एंड मैनेज्ड। तो बेसिकली रिस्क जो होते हैं वो होते हैं एक अनफोर्सीन इवेंट। आपको नहीं पता कि जनाब के आन जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसमें किस किस तरह की अनफोर्सीन इवेंट्स हो सकते हैं। सही है। तो आप उसको पहले ही से प्लान करके रखते हैं और ये सब आप प्लानिंग कैसे करते हैं? आपके लेसन लर्न बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं या अगर आप कोई एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जो वो पहले से आपको बता देगा कि भाई देखो ये जो आप प्रोजेक्ट जिस क्लाइंट के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इनके साथ पेमेंट का इशू है, तो एक रिस्क है। तो ये हो सकता है ये वक्त पे दे दें, होता ना दें, या फिर हो सकता है वो आपको बताए कि भाई जिस जगह आप काम करने जा रहे हो वहाँ कभी कभी तेज़ हवाएं चल पड़ती हैं, तो एक रिस्क है। अब उसका एक्सपीरियंस कहता है रिस्क है, हो सकता है ना हो सकता हो, लेकिन आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। उसके अलावा हो सकता है आप जिस जगह काम कर रहे हो वो सिक्योरिटी इश्यूज हों और वहाँ लेबर का आना जाना, इक्विपमेंट का आना जाना मुश्किल हो, ये भी एक रिस्क है। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है एम्प्लॉयर ने पहले से इसको रिस्क मिटिगेट किया हो, लेकिन आपको बहरहाल अपने तौर पे अपने रिस्क सामने रखना है, प्लान करना है इसके बारे में। तो ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने जा रहे होते हैं ना, तो आप में उसके अंदर रिस्क एलोकेशन डालना ज़रूरी होता है
कि भाई इस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है या इस वजह से प्रोजेक्ट रुक सकता है। और अगर वो इवेंट हो जाता है तो उसको फिर आपने फ़ौरन से रजिस्टर भी करना होता है, उसको अपने प्लानिंग का हिस्सा भी बनाना होता है। तो ये तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क को नहीं काउंटर करेंगे और वो चीज़ इवेंट अकर हो गई एकदम से, तो उसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं होंगे। आपके पास कोई जो है वो आंसर ही नहीं होगा कि मैं जो है वो किस तरह से इसको मिटिगेट करूँ या किस तरह से उसको हैंडल करूँ। सही है। तो रिस्क बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास प्रॉपर इसकी प्लानिंग मौजूद होना ज़रूरी होती है। अच्छा, रिस्क दो तरह के होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी के फाइनेंसेस हैं, कंपनी अच्छे से फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकी, मोबिलाइजेशन एडवांस का बड़ा शौक होता है। चलें इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें मोबिलाइजेशन एडवांस लेने का बहुत शौक होता है। वो एडवांस ले लेते हैं, बाद में उसका पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगाते। नतीजे में क्या होता है कि प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल पेस होती है वो स्लो हो जाती है। ये भी एक रिस्क है। अगर आपने पिछले किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, आपको लगता है कि यार ये मोबिलाइजेशन लेते हैं और फिर ना प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, तो आप फ़ौरन से इसकी इंटीमेशन अपने फाइनेंस और अपने सीईओ को कर सकते हैं कि भाई इस बार इस प्रोजेक्ट पे ऐसा ना करना, ये प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल है और इसमें कंपनी की रेपुटेशन दांव पे लग सकती है। रिस्क है, आप मिटिगेट कर सकते हैं शुरू से। सही है। उसके अलावा इंटरनल रिस्क क्या हो सकता है, आपकी लेबर मौजूद नहीं थी, एक्सपर्ट लेबर आपके पास मौजूद नहीं थी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, आपके पास एक्सपर्ट मैन पावर मौजूद नहीं थी, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग का काम करके आया था, उसे रोड के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सही है। अब वो आके खड़ा हो गया और वो पूछ रहा है कि भाई ये काम किस तरह करते हैं। ये भी रिस्क है, क्योंकि उसकी उसकी कम नॉलेज आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर सकती है। तो ये सब इंटरनल रिस्क हैं। एक्सटर्नल रिस्क क्या हो सकते हैं, भाई आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन तब्दील हो गई, अचानक से तेज़ हवा चल पड़ी, सही है, तूफान आ गया, या जो है वो अचानक से चले मान लेते हैं पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, आपकी इक्विपमेंट विक्विपमेंट सब रुक के खड़ी हो गई, सही है, और आपको जो है वो कंक्रीट चाहिए थी, आपने शटरिंग लगा दी है, अब कंक्रीट इसे नहीं आती क्योंकि टीएम में पेट्रोल ही नहीं है। तो ये एक एक्सटर्नल रिस्क है। अब ये अनफोर्सिन इवेंट है, आपको नहीं पता कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन आप इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आपको 1 या 2 महीने पहले अंदाजा हो जाता है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप ये रिस्क आराम से अपने पास इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ना हो अच्छी बात है, हो गया तो चलो आपके पास एक प्लान मौजूद होगा कि हम जो है वो इस मंथ के स्टार्ट से पहले पेट्रोल या डीजल की एक बड़ी क्वांटिटी अपनी साइट पे महफूज कर लेते हैं। आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल रिस्क हो गया। दूसरा, इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज मैनेज, वही बात है कि आपने पहले से अगर प्लानिंग करके रखी होगी तो आप ही का फायदा है, नहीं करेंगे आप ही का नुकसान है। फिर जो कॉमन कंस्ट्रक्शन रिस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन एरर्स और ओमिशन, दूसरा कॉस्ट ओवररन्स एंड डिलेज, तीसरा साइट कंडीशन एंड अनफोर्सीन इवेंट, चौथा लेबर शॉर्टेज एंड स्ट्राइक्स, फिर पांचवा पॉलिटिकल लीगल चेंजेस, और छठा सेफ्टी इंसिडेंट और एक्सीडेंट। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं डिज़ाइन ओमिशंस और एरर्स। अब आपने जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अचानक से एक दिन क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा यार वो हमने ना थोड़ा रिसर्च किया है, हमें लगता है कि ये बैल्कनी यहाँ नहीं बननी चाहिए, इसको वहाँ बनना चाहिए। सही है। तो आपने कहा, आपने पूछा, अच्छा का भाई ठीक है कर देंगे, पहले इसको जो है वो ड्राइंग के अंदर इंकॉर्पोरेट करवाओ और इसको अप्रूव करके दो। तो ये डिज़ाइन चेंज हो गया, ये रिस्क मौजूद है, ये हो सकता है। खासतौर पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ऐसा बहुत होता है कि जी वो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि इसको इस तरह नहीं, इसको इस तरह कर लें, तो चेंज आ जाता है। दूसरा, कॉस्ट ओवररन्स एंड डिलेज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आपकी ज़्यादातर इक्विपमेंट जो है वो बाहर से आना था, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ने अचानक से एक पलटा खाया और आपकी डॉलर वेरिएशन तब्दील हो गई। अब क्या हुआ, आपका प्रोजेक्ट को कॉस्ट ओवररन हो गया भाई। अब आप कहेंगे भाई यार जो लिफ्ट जो है वो कल को $1000 की आ रही थी, अब वो $1500 की आ रही है, कॉस्ट निकल गई आपके आगे। सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब आपने जो है वो वेरिएशन बना के दिया क्लाइंट को, अब वो वेरिएशन अप्रूव करते करते टाइम लग जाता है, इससे डिलेज हो जाते हैं। तीसरा क्या है, साइट कंडीशन और अनफोर्सिन इवेंट। आप जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अचानक से जो है वो दलदला आ गया, अब आपको जो है वो नुकसान बेयर करना पड़ गया। आपका जो खास तौर पर पीबी स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो रहा था और पीबी स्ट्रक्चर के नट बोल्ट अभी टाइट नहीं हुए थे, दलदला आया, वो अचानक से स्ट्रक्चर हिल गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अनफोर्चुनेट इवेंट था, आपको पता भी नहीं था, और चूंकि आप प्रिपेयर भी नहीं रह सकते ऐसी चीज़ों के लिए, लिहाजा आप वो हो गए। लेकिन आप इसका रिस्क फिर भी मैनेज कर सकते हैं कि आप अगर जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात को मेयर में रखें कि भाई ये सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, दलदला आ सकता है, क्योंकि पीछे कोई हिस्ट्री रह चुकी है। तो ये तो आप अपने लोगों को बताते हैं कि भाई अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो आप क्या करना चाहिए आपको। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेबर शॉर्टेज हो गई, स्ट्राइक हो गई, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है खासतौर पे पाकिस्तान वगैरह में। कुछ ऐसे सीजन होते हैं जैसे जो किसान तबका होता है वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब उसकी खेती जो है वो पक रही होती है, तो वो क्या करते हैं, वो शहर की तरफ आ जाते हैं।
और फिर क्या होता है कि वो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, फिर जब उनको लगता है कि भाई ये पक चुकी है, लिहाजा वापस चले जाते हैं, तो अचानक से लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। तो जो लेबर होती है वो अपने वेजेस बढ़ा देती है, ये भी एक इशू आता है। तो ये लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, आपने उन बेचारों को 1 महीने की पेमेंट नहीं दी, उन्होंने हड़ताल कर ली, आपका काम डिले हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। पॉलिटिकल लीगल चेंजेस आ गए, जैसे लास्ट ईयर जो है वो अचानक से टैक्स चेंज हो गया था, इनकम टैक्स बढ़ा दिया था, उसके अलावा सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था। सही है, तो इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं कि भाई पॉलिटिकली जो है वो कोई जो है वो हुकूमत को लगा कि भाई हमें रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा बूम पे चल रहा है, लिहाजा इनके ऊपर मजीद टैक्स लगा दो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो फिर ये भी एक अनफोर्सिंग इवेंट है, जिससे प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है और कॉस्ट ओवररन भी हो सकती है। दूसरा क्या है, सेफ्टी एक्सीडेंट और इंसिडेंट, कोई जैसे मैंने को बताया कि दलदला आ गया और उसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया, आपकी क्रेन गिर गई, तो अब क्या हुआ, अब ये एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अब आप इसको जब तक वो क्रेन हटेगी, उस जगह नई क्रेन लगेगी, फिर जो है वो उसकी इंक्वायरी चलेगी, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इससे वैसे आपका टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी सब कुछ जाता रहेगा। तो ये रिस्क है और इन सब रिस्क को आपने मिटिगेट करना है, आपने शुरू से देख के रखना है, भले हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। और ये ज़्यादातर जो है वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है इन सब कामों के अंदर, तो वो आपको इसकी मिटिगेशन कोई ना कोई स्ट्रेटजी बताएंगे। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, लिस्ट पोटेंशियल रिस्क। दूसरा असेसमेंट, एनालाइज इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड। फोर्थ एलोकेशन, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योरर। फिफ्थ मिटिगेशन, प्लान टू रिड्यूस और कंट्रोल रिस्क। और फोर्थ मॉनिटरिंग, ट्रैक एंड एडजस्ट एज नीडेड। सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई आप लिस्ट डाउन कर लो कि कौन कौन से रिस्क आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो गए किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर और आपने देखा कि यार यहाँ के जो है ना एक कुछ इश्यूज ये हैं कि लेबर को अंदर लाने के लिए ना बहुत सिक्योरिटी अप्रूवल देने पड़ते हैं, तो बाद बार लेबर जो है वो तंग हो जाती है, तो ऐसा होता है कि लेबर की शॉर्टेज हो जाएगा। सही है, वो लोग काम करने ना आए, तो आप इसको फ़ौरन से नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप उसका इम्पैक्ट करेंगे कि भाई लेबर कम होगी तो यकीनन काम कम होगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डिलेस की सूरत में आएगा। और फिर अगर हम किसी लेबर को लेके आएंगे, वो ज़ाहिर है जो हमने कोट की होगी मिनिमम वेज उससे ज़्यादा ही मांगेगा, तो कॉस्ट ओवररन का भी डर है। फिर आप एलोकेट करते हैं कि भाई ये इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। या तो आप पहले क्लाइंट को बोलेंगे भाई हमारी जो लेबर आएगी वो स्मूथली एंटर हो जाएगी। दूसरा, आप अपने पास एक बंदा एलोकेट करते हैं कि जो सिक्योरिटी अप्रूवल में बहुत जल्दी जल्दी काम करे, एफिशिएंटली काम करके आपकी लेबर को जल्द जल्द लेके आए। तीसरा, आपने जो है वो लेबर से बात करनी है कि भाई देखो मसला नहीं है, तुम काम करोगे तो शायद हम थोड़ी लेबर तुम्हारी वेजेस बढ़ा दें। तो ये इस तरह करके बात करके आप इसको जो है वो इसकी एलोकेशन कर सकते हैं। मिटिगेशन कि भाई किस प्लान के ज़रिए से किस तरह आप रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे, अपने लोग एलोकेट करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई जाके तुम्हें लेबर को स्मूथली रन करना है, लेबर से डिस्कशन करेंगे। सही है, अब क्या हुआ कि जब ये सब हो गया, आपको लगा कि भाई चलो भाई अब मामला कंट्रोल के अंदर है, अब लेबर आना स्टार्ट हो गई, तब आप मॉनिटर करेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, कितना टाइम लग रहा है अप्रूवल के अंदर, कितनी लेबर मेरी साइड के ऊपर आ रही है, क्या उस जितनी हमें ज़रूरत है क्या उतनी आ रही है या उससे कम आ रही है। वेजेस के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, कितने महीने जो है वो लेबर काम कर रही है, वो 1 महीना काम करती है, 2 महीने काम करती है या 4 दिन में काम करके चली जाती है। तो आपने ये सब मॉनिटर करना है ताकि आप इसको साथ साथ एड्रेस करते जाएँ। और फिर आपने साथ साथ क्लाइंट को भी जो है वो फ़ौरन से इंटीमेट करना है कि भाई देखो ये इशू हमारे साथ आ रहा है, ये हमें इसको रिजॉल्व करना होगा, ताकि कल को वो ये क्लाइंट ये ना कह सके कि जी आप अगर पहले इन्फॉर्म कर देते तो हम इसके कोई ना कोई आपको स्ट्रेटजी बता देते। तो ये सब चीज़ें हमने पहले से शुरू में कंट्रोल करके रखनी है। अब रिस्क एलोकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह होती है? तो सबसे पहले इट क्लियरली डिफाइंस रोल इन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, FIDIC, PEC एंड अदर स्टैंडर्ड फॉर्म इंक्लूड रिस्क क्लॉजेस, जैसे कि क्लाइंट बियर डिज़ाइन चेंजेस, कॉन्ट्रैक्टर बियर साइट सेफ्टी एंड थर्ड इंश्योरेंस कवर डैमेज लॉसेस। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली रिस्क ऑलरेडी एलोकेट होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना बेसिकली वो रिस्क की हैं। वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई देखो इस पार्टी ने ये काम करना है, इस पार्टी ने ये काम करना है, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उसके नतीजे में आप दोनों के ऊपर जो है वो वायलेशन की कोई ना कोई क्लॉज लग जाएगी। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया कि आपने टाइम पे वो काम मुकम्मल करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पेनल्टीज लग जाएंगी। क्लाइंट को बोला गया कि भाई देखो तुमने पेमेंट वक्त पे करनी है, अब तुम्हें कहाँ से भी कैसे भी जो है वो फाइनेंस अरेंज करके लाओ, प्रोजेक्ट अगर अवॉर्ड किया तो तुमने पेमेंट वक्त पे देनी है। अब अगर तुमने वक्त पे पेमेंट नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्टर के पास एक क्लॉज मौजूद है कि वो काम को सस्पेंड कर दे, और अगर तुमने उसको मजीद प्रोलॉन्ग किया तो वो टर्मिनेट भी कर सकता है। सही है, तो क्या है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है वो ये तमाम रिस्क हैं जो एलोकेटेड है, और तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज को उस ऑब्लिगेशन को बड़े टाइमली जो है वो ओबे करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर उसका नतीजा क्या होगा कि प्रोजेक्ट डिले होगा या टर्मिनेट हो सकता है।
तो इसकी एग्जांपल दी गई है कि भाई क्लाइंट जो है वो अगर डिज़ाइन चेंज के बारे में बात कर रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर वो समझता है कि नहीं उसको फलां चीज़ को फलां जगह नहीं दूसरी जगह होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को वक्त पे इंटीमेट करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर उसका अप्रूवल लेगा और फिर क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट आएगी वो क्लाइंट बेयर करेगा। सही है, तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेयर द साइट सेफ्टी। भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने काम लिया है और अपने बंदों को लाके साइट पे खड़ा किया है तो सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी बनती है। वही बंदों की सेफ्टी को जो है वो देखेगा, प्रॉपर जो है वो मिटिगेशन प्लान बनाएगा, इमरजेंसी प्लान बनाएगा। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस क्या कवर करती है? इंश्योरेंस जो है वो डैमेजेस और लॉस करती है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। चलें, वो आ ही गया। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस का क्या काम होता है कॉन्ट्रैक्ट में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर देखा है कि इंश्योरेंस जो है ना वो सबसे नेग्लिजेंट पार्ट होता है, सबसे थकी हुई कंपनी से इंश्योरेंस ली जाती है। अब ये एक ऐसा रिस्क है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो गया ना तो सर पे पड़ जाएगी। इतना भारी आपको जुर्माना पे करना पड़ सकता है ना, क्या बंदा लास्ट अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी जो है वो गलत सेलेक्ट कर ली। और मैंने ऐसा होते देखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर उधर देखा है। बहुत काफ़ी जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्लॉयर जो लेबर होती है ना, खास तौर पे उसके साथ। तो अगर आपने प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी से इसकी इंश्योरेंस नहीं ली हुई ना, तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या होता है। सबसे पहले, इट ट्रांसफर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिस्क टू इंश्योरर। It require in most contract for compliance and protection. It act as a backup for the risk mitigation plans. दूसरा, it must align with contractual risk allocation. बेसिकली इसका काम क्या होता है, इंश्योरेंस का काम क्या है? इंश्योरेंस क्या करती है कि वो क्या बोलती है कि भाई देखो, तुम काम करने जा रहे हो, सही है, तो तुम्हारे काम में बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तेज हवा चल पड़ी, तुम्हारे इक्विपमेंट को डैमेज हो सकता है, हो तो तुम्हारी लेबर को, कोई बंदा उस लिफ्ट पे बैठा हो उसको नुकसान हो सकता है। सही है। दूसरा, तुम्हारे जो है मटेरियल डैमेज हो सकता है, तुम्हारी जो है वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, तुमसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। पूरे साल का या क्वार्टरली तुमसे कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट लेंगे और ये रिस्क हम बेयर करेंगे। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम इसकी कॉस्ट तुम्हें पे कर देंगे। ये इंश्योरेंस का काम है। अब इंश्योरेंस क्या करती है, वो ये पेमेंट लेती है और फिर वो जो प्रीमियम लेती है, वो जो पेमेंट प्रीमियम के तौर पर लेती है, वो उसको जाकर कहीं इन्वेस्ट कर देती है और उससे उसका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि भाई कौन से रिस्क ओकेजनल आते हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि भाई तुम्हारे जो साइट है उसको जल्दला आया, उससे जो नुकसान होगा मैं पे करूंगा। अब उसको पता है हिस्टोरिकली कि भाई इस एरिया में जल्दला बहुत शादर और नादरी आया है, हो सकता है आ जाए, हो तो ना आए। तो उसने रिस्क ले ली, उसने भी एक रिस्क लिया, और आपने भी जो है वो ये सोच के उसको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को हायर किया है कि शायद ऐसा हो जाए। तो दोनों जाने ने रिस्क लिया अपना अपना, और दिमाग में यही चल रहा है कि हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो। सही है। तो क्या है कि अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यार तुमने सेफ्टी को प्रॉपर इंश्योर करना है, तो वो क्या कहता है कि भाई तुम इंश्योरेंस कंपनी को हायर करो। अब उसमें तरह तरह की इंश्योरेंस होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस हो गई, प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंश्योरेंस हो गई, उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गई, उसके बाद एम्प्लॉयर रिस्क लायबिलिटी हो गई, प्रोफेशनल इंडेमनिटी की इंश्योरेंस हो गई, और प्रॉपर्टी ऑल रिस्क हो गई। ये इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंसेज होती हैं। और इन सबका मकसद ये है कि भाई देखो, हो सकता है कोई मसला हो जाए, तो तुम्हारे पास एक अच्छा इंश्योर होना जरूरी है ताकि तुम वक्त पर भरपाई कर सको। और अगर हो सकता ना भी हो, इंश्योरेंस कंपनी भी ये क्या करती है कि भाई हिस्टोरिकली तो ये इवेंट नहीं हुए लेकिन हो सकता हो जाए, तो वो इस हिसाब से आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। अगर वहाँ ओकेजनल बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपके एरिया में ज़्यादा बहुत आते हैं, फिर आप जाएँ और इंश्योरेंस कंपनी से कहें कि भाई तू कम प्रीमियम पे आके ये हमें इंश्योरेंस दे दे, वो कभी मर के भी नहीं करेगी। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी, उनको उसको इस बात का हमेशा डर रहेगा कि भाई इस एरिया में ज़्यादा बहुत आते हैं। सही है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरह काम करती है कि उसको पता होता है कि हिस्टोरिकली यहाँ कितने इवेंट्स हो चुके हैं। तो इट एक्ट्स एज अ बैकअप फॉर द रिस्क मिटिगेशन। वही बैकअप वाली है कि आप कॉन्ट्रैक्ट आपसे कहता है कि भाई तुमने बैकअप रखना है कि ये बड़ा जो है वो कोई भी बड़ा हादसा हो जाए तो उस सूरत में तुम्हारे पास इतनी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए कि तुम लोगों को पे कर सको। अच्छा, कितनी टाइप की कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस होती हैं? जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क हो गई, दूसरा होगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तीसरा होगा प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, फिर हो गया एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, फिर हो गया इक्विपमेंट एंड प्लांट इंश्योरेंस, फिर हो गया वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। तो कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क के अंदर क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मटेरियल डैमेज और एक होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मटेरियल डैमेज के अंदर होगा कि आपकी बिल्डिंग ओवरऑल इंश्योर्ड होती है, जिसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, सब कुछ इंश्योर्ड है। और इसमें ज़्यादा इंश्योरेंस किसकी आवाज़ दी जाती है कि भाई अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होगा, जैसे तेज़ बारिश हो गई, स्टॉर्म आ गया, ज़लज़ला आ गया, सुनामी आ गया, तो इस पे हो गई। थर्ड पार्टी ये होगा कि भाई कोई तीसरा बंदा था, मसलन आप और सब कॉन्ट्रैक्टर दो पार्टी हो गए। सही है। कि आप और क्लाइंट दो पार्टी हो गए, और तीसरा बंदा कोई रेजिडेंट आया और काम देखने लगा,
और इस दौरान वो बेचारा जो है वो किसी ऐसी जगह पे चढ़ गया कि जो अचानक से टूट गई और उसको ज़ख्मी हो गया वो, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी उसकी भरपाई कर देगी। सही है, तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होती है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी लिखा भी है इसके अंदर कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी एक इंश्योरेंस होती है। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, चाहें तो इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज का पार्ट बना सकते हैं। फिर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। अब बात प्रोजेक्ट जैसे होते थे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर क्या है कि आपने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट डिजाइन सब यानी डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट के अंदर था। तो क्या होता है कि इसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो भी पार्ट डिजाइन की करवा रहा है उसकी इंश्योरेंस जमा करवाता है कि भाई मेरे डिजाइन में अगर कोई फॉल्ट आया और उसकी वजह से कोई मटेरियल डैमेज हो गया तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पे कर देगी और वो कॉन्ट्रैक्टर को मानेगी कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी। सही है, तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी होता है जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट या क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर से डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उससे प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि डिज़ाइन में बाद वक्त फॉल्ट होते हैं और उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय अपने लोगों की इंश्योरेंस करवा रहा होता है कि भाई ये मेरे कुछ लोग हैं जो साइट के ऊपर काम करेंगे, जो तुम्हारे काम की इंस्पेक्शन करेंगे और खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो उस सूरत में एम्प्लॉयर के पास भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद होती है कि इन लोगों के ज़ख्मी होने की सूरत में कुछ पे कर देगी या खुदा ना खास्ता किसी की जान चलेगी तो उनके घर वालों को पे कर देगी। तो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी भी होती है और उसमें एम्प्लॉयर्स के इक्विपमेंट वगैरह की भी लायबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयर का अगर कोई इक्विपमेंट साइट के ऊपर डिप्लॉयड हुआ है और इस केस अगर किसी हादसे की वजह से उसको नुकसान हो गया तो उस सूरत में भी इंश्योरेंस उसको भी कवरेज देती है। इक्विपमेंट एंड प्लांट इंश्योरेंस होती है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने प्लांट इक्विपमेंट और क्लाइंट के प्लांट एंड इक्विपमेंट इसकी इंश्योरेंस करा रहा होता है कि अगर इन केस कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया और उनको कुछ डैमेज हो गया तो उस सूरत में प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो क्लेम होगा वो हम इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देगी। फिर वर्कमैनशिप कंपनसेशन इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के लोग जितनी भी मैन पावर इस साइट के ऊपर काम कर रही है अगर वो जख्मी हो जाती है या उनको हादसा हो जाता है या उनकी जान चली जाती है तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी उनको या उनके घर वालों को कुछ अमाउंट जो जितने का भी जो है वो क्लाइंट ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर डिसाइड किया होगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख तो वो उनके खानदान को पे कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल और हाई राइज प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होना अच्छा ज़रूरी है और ये किसी अच्छी कंपनी से होना ज़रूरी है ताकि आपका क्लेम टाइमली सेटल हो सके। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज के हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कवर्ड साइज डैमेज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ा वही बात कि आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसको टोटल ये कवरेज दे रही होती है, आपके कोई मटेरियल डैमेज हो गया कोई थर्ड पार्टी डैमेज होगा तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज पॉलिसी उसको कवर कर रही होती है। इसमें क्या इंक्लूड होता है मटेरियल मशीनरी पार्शियल स्ट्रक्चर। दूसरा यूजली रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट कैन इंक्लूड थर्ड पार्टी लायबिलिटी एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज का में दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल डैमेज, दूसरा होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मटेरियल डैमेज के अंदर है कि आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है कोई डिफेक्ट आ जाता है किसी तरह की कोई हादसा रहनुमा हो जाता है उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी उसको फुल उसका क्लेम फुलफिल कर देती है। और अगर किसी थर्ड पार्टी को यानी किसी रेजिडेंट को अगर कोई इशू हो जाता है या किसी थर्ड पार्टी को जो आके कोई इंजीनियर था कोई डायरेक्टर था वो आके देख रहा था कोई हादसा रहनुमा हो गया तो उस सूरत में उसकी भी भरपाई कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी से हो सकती है। इस पॉलिसी की कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी कवरेज के अंदर कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया और कल को कोई हादसा रहनुमा हो गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, वो फिर आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। तो आपने जो इसकी कवरेज होती है उसको बड़ा गौर से देखना है, किन वर्डिंग्स पे दिया गया है, किस तरह के कवरेज इसमें प्रोवाइड की गई है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो कल को डिडक्टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है वो इस सूरत में किसी भी हादसे की सूरत में कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। Contractual clause in insurances. So clause usually states type of insurance required, minimum coverage, duration of coverage, period of proof of policy before mobilization, और जो फिडिक में है वो क्लॉज नंबर 18 है और पाकिस्तान जनरल काउंसिल में क्लॉज नंबर 15 है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लॉज मौजूद है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। सबसे पहले कि भाई किस तरह की इंश्योरेंस होगी, वो कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क होगी, वर्कमैनशिप कंपनसेशन होगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी, आमतौर पर यही 3 इंश्योरेंसेस मांगी जाती हैं। उसकी मिनिमम कवरेज कितनी होनी चाहिए, आपने जो है वो वर्कमैनशिप कंपनसेशन में लेबर को कितनी अमाउंट की कवरेज देनी है, 5 लाख की देनी है, 10 लाख की देनी है, 20 लाख की देनी है, इसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। ड्यूरेशन ऑफ द कवरेज कितनी होगी, आमतौर पर क्या होता है कि पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसके अलावा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी इसके अंदर कवर्ड होगा है कि मसलन जितना जब तक आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके नहीं चले जाते तब तक इंश्योरेंसेज जो है वो पूरा कवरेज दे रही होती हैं और ये रिन्यूअल होती रहती हैं।
या अगर ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे रिन्यूअल होंगी, अगर क्वार्टरली बेसिस में क्वार्टरली बेसिस पे रिन्यूअल होती जाएगी। दूसरा, प्रूफ ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का प्रूफ क्या है। आमतौर पर पूरे पॉलिसी वर्डिंग्स होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी अपने लेटर हेड पे देती है, वो आपने जो है वो क्लाइंट को जमा करवानी होती है कि इनकेस अगर कोई हादसा रनवा हो गया, कोई ऐसे अनफोर्सिन इवेंट आ गया, तो क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि भाई इनकी इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर्ड थी, और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या करना है, आप मुझे किन किन कागजात के पास रेफर करना है, और जो है वो इसका क्लेम किस तरह से शुरू करना है। फिडिक के अंदर जो है वो क्लॉज नंबर 18 है, पाकिस्तान यूनिकॉर्न क्लॉज 15, आप इसको जो है वो जाके ज़रूर पढ़ें, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसको आपको आसान करके ही बताएंगे। एक केस ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑफिस टावर बना था, तो ये उसके अंदर जो है वो आग लग गई, उसके स्टोरेज एरिया में आग लग गई। भैया ये तो बड़ा नुकसान हो गया। अगर किसी ऑफिस टावर के किसी एरिया में आग लग जाती है ना, तो उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि वो फैलती है फिर। सही है, क्योंकि आग जो है ना वो ऊपर की जानिब जाती है, आग का जो शोले होते हैं वो ऊपर की जानिब जाते हैं। कभी आपने सुना होगा कि अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में आग लग जाए, तो आग जो है वो अगर हिल पे लगी है तो हिल की टॉप पे जा रही होती है। सही है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है फायर। तो अगर किसी टावर में लग जाए तो भाई उसका बड़ा नुकसान होता है। अगर वो बॉटम एरिया में लगी है तो उसका मतलब है कि पूरे टावर को अपनी लपेट में ले सकती है, तो बहुत बड़ा डेंजर है। सही है, तो उसके बाद कवर्ड अब क्या हुआ कि भाई अब आपकी जो, क्योंकि अनफोर्सिन इवेंट था, पता नहीं था, और आपकी पॉलिसी में कवर्ड भी था, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी के तहत आपने उसका डैमेजेस जो है वो क्लेम कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी के अंदर फायर मौजूद ही नहीं था, फिर क्या होगा? फिर तो वो फिर आपकी जो क्लाइंट पकड़ के लगाएगा ना 4-5, और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो सीईओ है वो आपका जो गले पड़ेगा ना, वो फिर आप ही भुगतेगा। तो भाई बराए मेहरबानी अनफोर्सिन इवेंट भी अगर देखना है ना, तो पूरे रियलिस्टिक इवेंट देखेगा। ऐसा ना हो कि वो मैदानी इलाके में जो है वो आपको बोले कि मैं सुनामी कवर करूंगा, मतलब आप कहेंगे अबे दूर दूर तक पीने का पानी तक नहीं है, तो वहाँ सुनामी कहाँ से लेके आएगा? तो आपने चेक करना है कि मैं जिस एरिया के अंदर काम कर रहा हूँ उसमें जो अनफोर्सिन इवेंट है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। तो बड़ा गौर करना है आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। अच्छा भाई देखो, ये हमारा क्योंकि लास्ट सेशन था, तो इसके अंदर एक क्लास एक्टिविटी है, वो ये कि भाई व्हाट शुड पे फॉर डैमेज कॉज बाय एन एक्ट ऑफ गॉड। अगर ऐसा कोई जैसे अनफोर्सिन इवेंट है, आग लग, जैसे मिसाल के तौर पे तूफान आ गया, सही है, तो फिर उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसके डैमेजेस किस तरह जो है वो आपने फुलफिल करवाने हैं, किस तरह क्लेम डालोगे उसके अंदर। वट इफ अ कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट मेंटेन इंश्योरेंस, अगर कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे ही नहीं था इंश्योरेंस करना और क्लाइंट के जिम्मे था, फिर क्या होगा? और कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है, फिर क्या होगा? अच्छा सिनेरियो है वैसे, गौर करो तो बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है। कैन इंश्योरेंस फुली एलिमिनेट रिस्क, क्या इंश्योरेंस जो है वो तमाम रिस्क को कवर कर सकती है? अब यहाँ ना होशियारी होती है, मैंने आपसे बताया ना डिटेक्टेबल भी होशियारी है। मिसाल के तौर पर आपका 4 करोड़ का क्लेम था और डिटेक्टेबल 2 करोड़ का था। डिटेक्टेबल क्या होता है पहले ये अंडरस्टैंड कर लो। डिटेक्टेबल क्या होता है कि मिसाल के तौर पर जो है वो आपने इंश्योरेंस कवरेज ली 1 करोड़ रुपए की, तो ये अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई ठीक है, मैं तो इसका रिस्क ले रही हूँ कि जो है वो तुम्हारी बिल्डिंग में आग लग गई, तो इसका क्लेम मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जो है ना वो आग लगा दो, सही है, और तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखो, तुम कहोगे यार आग लगती है तो हम इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे, तुम ये भी तो सोच सकते हो, केयरलेस एटीट्यूड दिखा सकते हो। तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए डिडक्टेबल का ऑप्शन लगा दिया कि भाई देखो, एक सर्टेन लिमिट तक तो हम पे करेंगे, इस सर्टेन लिमिट से ऊपर हम नहीं पे करेंगे भाई साहब, या तुम्हारा जो केस आएगा ना वो इस सर्टेन लिमिट से ऊपर आना चाहिए तब हम तुम्हें पे करेंगे। तो डिडक्टेबल इसलिए होते हैं। और इस तरह लिमिट ऑफ लायबिलिटी भी होती है कि भाई इट इज सर्टेन लेवल तक हम तुम्हारी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उससे नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जी फायर की सूरत में हम 1 करोड़ की लायबिलिटी सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर 1 रुपया भी हुआ तो हम नहीं कबूल करेंगे, वो तुम्हें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और वो अंडर डिडक्टेबल भी नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारी 1 करोड़ की थी, 50 लाख का डिडक्टेबल लग चुका है, तो समझ तुम 50 लाख का क्लेम करोगे और डिडक्टेबल तो 50 लाख के हैं, तो जो डिडक्टेबल की अमाउंट सब्ट्रैक्ट हुई है वो तुम्हें अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। तो ये तो इंश्योरेंस का जब आप फाइनलाइज कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ पूरा निगोशिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट के, भाई हम क्या तुमसे साथ एग्री करने जा रहे हैं। तो भाई समरी ये है कि बेसिकली रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का जो है वो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिफाइन एंड रिस्क allocate risk. Insurance is a key financial risk mitigation tool. It's a proper coverage, legal compliance plus financial security. तो बेसिकली भाई देखो, लब्बे लबाब ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को पता होना चाहिए उसके रिस्क क्या हैं, क्लाइंट को पता होना चाहिए उसके रिस्क क्या हैं, इंजीनियर को पता होना चाहिए उसके रिस्क क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए कि भाई उसके ज़िम्मे क्या क्या रिस्क आए हैं। हर चीज़ें प्रॉपर्ली निगोशिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को जो है वो क्लाइंट खड़े होकर बोलेगा भाई तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और तुम बोलोगे भाई मैं तो समझा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन पे जवाब चला जाएगा और फिर यही आर्बिट्रेशन की तरफ चला जाता है। तो ये तो हर किसी को पता होना चाहिए उससे क्या रिस्क है, और इसके लिए बेहतर ये होता है कि हर फोर्टनाइटली या 2 महीने बाद आके मीटिंग कर लो और अपने अपने रिस्क एक दफ़ा जो है वो दोबारा दोहरा लो,
ताकि सबको पता हो कि भाई देखो मेरे ज़िम्मे ये काम है। सही है। उसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम कुछ भी कहो, आप कुछ भी अगर सोचते हो इंश्योरेंस के बारे में, आप किसी थकी हुई कंपनी से इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो मतलब आपने प्रोजेक्ट को ऑन स्टेक डालना है। कोई भी हादसा हो गया तो थकी हुई कंपनी ने ना बिल्कुल सबसे पहले हाथ जोड़ के भाग जाती है वहाँ से। तो अच्छी कंपनी के साथ करो, प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखो कि कल को तुम्हारे पास कोई बड़ा हादसा हो गया तो तुम्हारे पास क्लेम करने के लिए, क्लेम के बाद जो पैसे आएंगे वो भी तो ज़्यादा ही आएंगे। तो ये तो अल्टीमेटली तुम ही बेनिफिशियल हो ना इसके लिए। हो सकता है कि वो कोई भी केस ना, तो हम बेसिकली पता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्यों भागते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इसलिए भागते हैं, उनको लगता है कि यार देखो इंश्योरेंस में ना पैसे लगाए जा रहे हो, हादसा तो पता नहीं हो या ना हो। सही है, मतलब मिसाल के तौर पर हर हर मंथ प्रीमियम पे किए जा रहे हैं लेकिन हादसा नहीं हो रहा, तो क्या होगा भाई, आप कहेंगे यार मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो मुफ्त में पैसे लेके भाग गई, तो जरूरी है, अच्छा नहीं है कि हम किसी सस्ती इंश्योरेंस कंपनी से ही काम करवा लें। लेकिन भाई ऐसा भी सोचता है कि अचानक से कोई हादसा हो जाए और अगर आप थकी हुई इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और उसने भाई आपका केस लटका दिया 4-5 साल, अच्छा नहीं है कि भाई चलो थोड़ा ज़्यादा पैसे देके किसी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से करवा लो, अब रिस्क है, हो सकता है कि यार ना हो हादसा, लेकिन भाई हो गया तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल आपको देखो इतना जिगर बड़ा करना पड़ता है और फिर आप उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भर के भी बेचते हो। अब इसमें एक फर्दर भी डिस्कशन आती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो थकी हुई कंपनी से रेट लेकर कोट कर देते हैं, फिर बिड भी जीत जाते हैं और बाद में थकी हुई कंपनी से जो है वो इंश्योरेंस कवरेज ले लेते हैं। कोई रिस्क हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई ये तो हम कवर ही नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है। तो क्लाइंट से हमेशा ये बोलो कि भाई आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड बताओ हमें कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। आमतौर पर AA रेटेड प्लस की इंश्योरेंस कवरेज मौजूद होती है, जो पैकरा की, जो पाकिस्तान की एक इंश्योरेंस कंपनी की एक इंस्टीट्यूशन है, उसने कुछ डेफिनेशन दी हुई है, उसने कुछ लिमिट दी हुई है कि भाई देखो सबसे अच्छी कंपनी कौन होती है, AA प्लस, इनसे हमेशा इंश्योरेंस करवाओ, परफॉर्मेंस बॉन्ड इन्हीं से ली जाती है। सही है, तो हमेशा उन उन कंपनी से लो ताकि शुरू दिन से डिसाइडेड हो कि भाई देखो अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएंगे। तो भाई देखो ये है एंड ऑफ द कोर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये तमाम कोर्सेज अच्छे लगे होंगे, सेशन अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। नहीं हुआ तब भी बताओ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि इन तमाम सेशन के अंदर क्या चीज़ रह गई। मेरे ख्याल से तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मेजोरिटी वो चीज़ें कि अगर आप उनको एक दफ़ा भी देख लोगे ना तो आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। अल्टीमेटली आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस जॉब में रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस जॉब के अंदर सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप जो है वो आपको बाहर काम नहीं करना पड़ता, नहीं साइड पे काम नहीं करना पड़ता, आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं। दूसरा होता है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना आसान हो जाता है और तीसरा है कि आपकी नज़रों के सामने पूरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो ये आपको गहराई तक पता होती है, आपको फाइनेंशियल तक पता होते हैं। तो यू आर बहुत ही आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के। तो दिस इज़ द एंड और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई साहब। सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हों, मज़ीद आपके लिए जो है वो मज़ीद इस तरह के कोर्सेज़ बनाएँ और आगे हम जो है वो फर्दर इसके अंदर डेप्थ में भी जाएँगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।